गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम सेकेंड ईयर के उस वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे जिसमें हम रेप्लिकेशन के आगे की बात करने वाले हैं। मतलब लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस देखा था और उस प्रोसेस को या उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, ये देखेंगे कि वह प्रक्रिया कितने चरणों में या कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे प्रतिकृतिकरण या फिर रेप्लिकेशन के क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या चरण हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेप्लिकेशन की प्रक्रियाओं को कुछ चरणों में बांटा गया है और यहां पर हम टोटल 3 चरणों का अध्ययन करेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सक्रियता, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण और विकुंडलन और डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण। ये 3 मुख्य चरण हैं प्रतिकृतिकरण के, और उसके बाद प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होगा, रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा और नई डीएनए श्रृंखलाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सक्रियता। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड आएगा। इस डीएनए स्ट्रैंड का अपने को क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। मतलब इस डीएनए स्ट्रैंड से नए डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या करना है, निर्माण करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस डीएनए स्ट्रैंड को सक्रिय किया जाएगा। ये जो टेम्पलेट है, ये जो डीएनए का टुकड़ा है, अणु है, इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले सक्रिय किया जाएगा। सक्रिय करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सक्रियता के लिए हम यहां पर इसके ऊपर एक एंजाइम का प्रयोग करेंगे। उसका नाम क्या है, डीएनएज एंजाइम। यह डीएनएज एंजाइम इस कुंडलन के अंदर, इस अणु के अंदर उन स्थलों का चयन करेगा जिनमें एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे ही इनकी पहचान कर लेगा तो यहां पर डीएनए कुंडलन के मध्य एक विशेष प्रकार की किसका निर्माण हो जाएगा, खांच का। एक विशेष प्रकार की क्या बन जाएगी, फोर्क। फोर्क मतलब खांच बन जाएगी। यानी कि जैसे ही डीएनए सक्रिय होगा वैसे ही सक्रिय डीएनए पर डीएनएज एंजाइम काम करेगा और डीएनएज एंजाइम द्वारा एडेनिन और थाइमिन की पहचान होगी, जिसके बाद एडेनिन और थाइमिन के बीच के बंधों को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने वाले स्थान पर या टूटने वाले स्थान पर किसका निर्माण होगा, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा स्टेप, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण। यानी कि इस प्रकार क्या बन जाएगी, एक खांच निर्मित हो जाएगी। इस खांच को ही हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन खांच। ठीक है, और इस रेप्लिकेशन खांच के पीछे की तरफ डीएनए के कुंडलन को खोलने के लिए एक एंजाइम पाया जाएगा जिसका नाम क्या है, गायरेज एंजाइम। और एक और एंजाइम यहां पर होता है जो कुंडलन खोलने में सहायता करता है, इसका नाम है टोपो आइसोमरेज। तो यहां पर 2 प्रकार के एंजाइम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं कुंडलन को खोलने में, मतलब विकुंडलन में। तो सबसे पहले तो रेप्लिकेशन खांच का निर्माण होगा। उस रेप्लिकेशन खांच के बाद इन दोनों का क्या होगा, विकुंडलन होगा। मतलब इनका जो कुंडलन होगा वह कुंडलन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण में डीएनए एंजाइम पहचानता है, दूसरे चरण के अंतर्गत यहां पर रेप्लिकेशन खांच और विकुंडलन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। 2 चरण समाप्त। ठीक है, समझ में आ गए 2 चरण, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 चरणों के बाद क्या होगा कि जो डीएनए टेम्पलेट है, टेम्पलेट उस डीएनए खंड को कहते हैं जहां पर ये रेप्लिकेशन की क्रिया का होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। डीएनए का वह खंड जिस पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, उस डीएनए खंड को डीएनए टेम्पलेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक कुंडलन खुल जाएगा। कुंडलन खुलने के बाद यहां पर सबसे पहले जैसे 3' एंड है, ये 5' है, ये 3' है और ये 5' है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस कुंडलन के खुलते ही डीएनए की नई श्रृंखलाओं का निर्माण क्या हो जाएगा, यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि रेप्लिकेशन खांच के निर्मित होते ही और विकुंडलित होते ही, मतलब कुंडलन के खुलते ही डीएनए की नई श्रृंखलाओं का क्या हो जाएगा,
संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। डीएनए की नई श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी, बनना प्रारंभ हो जाएंगी। और उस बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी कि आरएनए जो प्राइमेज एंजाइम है वो किसका निर्माण करेगा, आरएनए प्राइमर का। और ये जो आरएनए प्राइमर है, यह आरएनए प्राइमर इस डीएनए अणु के या टेम्पलेट के 3' एंड की तरफ आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले संश्लेषण के लिए कौन जुड़ेगा आकर, प्राइमर आकर जुड़ेगा। ये जो प्राइमर यहां पर आकर जुड़ता है, इसमें लगभग 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। मतलब ये 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो टेम्पलेट डीएनए के 3' एंड की तरफ आकर जुड़ता है। ठीक है, तो प्राइमर जुड़ गया। अब इस प्राइमर से कौन जुड़ेगा आकर, डीएनए पॉलीमरेज। इस प्राइमर से आकर कौन जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। सेम चीज इधर भी होगी, यहां भी कौन जुड़ेगा, सबसे पहले 3' की तरफ, ये 3' है इधर, तो इस 3' की तरफ कौन जुड़ जाएगा, प्राइमर। और इस प्राइमर के साथ कौन जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो ये तो है प्राइमर और ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दोनों जुड़ गए आपस में। यहां भी सेम हो गया, दोनों जुड़ गए। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, कौन सा वाला, डीएनए पॉलीमरेज यहां पर थर्ड वाला जुड़ता है, तो थर्ड वाला पॉलीमरेज जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही नई डीएनए श्रृंखला का क्या हो जाएगा, निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नई डीएनए श्रृंखला का क्या हो जाएगा, निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। नीचे की तरफ भी नई श्रृंखला का क्या होगा, निर्माण। क्योंकि नीचे की तरफ जो होता है स्ट्रैंड धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो मैंने आपको कल समझाई थी कि कैसे होती है ये। उसके लिए आप पुराना वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो उसमें यहां पर जो प्राइमर बन रहा है, सॉरी यहां पर जो नया डीएनए बन रहा है वो किस रूप में बनेगा, छोटे छोटे खंडों के रूप में या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। इस प्रकार जो ऊपर बन रहा है डीएनए का खंड या डीएनए का जो टुकड़ा बन रहा है नया, वह लगातार बनता है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। जबकि जो नीचे वाला टुकड़ा बन रहा है वह लगातार नहीं बनता, इस कारण इसे लैगिंग स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्रक्रिया पूरी समाप्त होगी और इस प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात, जैसे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो इस प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात ऊपर वाले डीएनए टेम्पलेट जो कि 3' से 5' डायरेक्शन में था, उस पर लगातार एक नए डीएनए का निर्माण होगा। किस दिशा में, 5' से 3' दिशा में। जबकि नीचे वाला जो डीएनए का टुकड़ा था या डीएनए टेम्पलेट था, उस पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नए डीएनए का क्या होगा, संश्लेषण होगा। मतलब नया डीएनए किस रूप में संश्लेषित हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। तो एक तो लगातार बनेगा, एक छोटे छोटे टुकड़ों में। लगातार जो स्ट्रैंड बनेगा उसे अपन लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह रहे हैं, जबकि जो टुकड़ों में बन रहा है उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिया हो जाएगी। जैसे ये क्रिया होगी उसके बाद जितने भी प्राइमर यहां से जुड़े हुए थे वो सभी प्राइमर क्या हो जाएंगे, इन नए बने हुए स्ट्रैंड से हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग होने का कार्य कौन करवा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए जो पॉलीमरेज, 3 प्रकार के पॉलीमरेज थे, उनमें से डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो इनको क्या कर देगा, जितने भी प्राइमर जुड़े हुए थे उन सबको, ये जो प्राइमर थे रेड वाले, इन सबको क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, और जैसे ये क्रिया हो जाएगी, हटने की क्रिया हो जाएगी, वैसे ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच में नए न्यूक्लियोटाइड्स का क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। किसके द्वारा, वही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। और उसके बाद लाइगेज एंजाइम इन खंडों को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। मतलब जैसे ये 2 गैप रह गए बीच में, इसके बीच में डीएनए पॉलीमरेज तो क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करता है और लाइगेज एंजाइम इनके सिरों को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है। इस प्रकार एक सतत स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा, निर्माण। लगातार स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ऊपर भी लगातार स्ट्रैंड बन गया, नीचे भी लगातार स्ट्रैंड बन गया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि ओकाजाकी जो खंड थे वो आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। मतलब ओकाजाकी खंडों का क्या हो गया, योग हो गया। और उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद आपका चौथा, 3 स्टेप हो चुके हैं। उसके बाद आपका चौथा क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन या फिर समापन। अब समापन की प्रक्रिया में क्या होगा, समापन की प्रक्रिया में ये जितने भी डीएनए स्ट्रैंड्स थे ये वापस क्या हो जाएंगे, कुंडलित हो जाएंगे। मतलब ये ऊपर वाला डीएनए स्ट्रैंड है, ये वाला, और ये नीचे वाला डीएनए स्ट्रैंड है, जिनके साथ दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अब इस प्रकार की स्थिति के अंदर बने हुए डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया, एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया। इस कारण इस विधि को डीएनए संश्लेषण की सेमी कंजर्वेटिव मेथड या फिर अर्ध संरक्षी विधि कहा जाता है। और जैसे ही इन डीएनए स्ट्रैंड्स का कुंडलन हो जाएगा वैसे रेप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। इस प्रकार एक पैतृक डीएनए के द्वारा दो नए डीएनए का क्या हो रहा है, संश्लेषण। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है, यह रेप्लिकेशन की क्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो क्या होंगे, सक्रिय होंगे। सक्रिय करने के बाद डीएनए एंजाइम उनके बंधों का विखंडन करेगा, तोड़ेगा। बंध के टूटते ही यहाँ पर एक खांच बनेगी जिसे रेप्लिकेशन खांच कहा जाएगा। रेप्लिकेशन खांच के बनते ही यहाँ पर विकुंडलन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मतलब डीएनए का जो कुंडलन था वो खुलना प्रारंभ होगा गायरेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। जैसे ही विकुंडलन की क्रिया होगी वैसे ही सबसे पहले प्राइमर आकर जुड़ेगा, प्राइमर के साथ पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा, नई श्रृंखला का निर्माण होगा। ठीक है, एक श्रृंखला तो लगातार बनेगी डीएनए की जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। एक श्रृंखला टुकड़ों में बनती है जिसे लैगिंग स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या होंगे, प्राइमर हट जाएंगे और ये टुकड़ों के रूप में अपने को नीचे वाला टुकड़ों के रूप में, ऊपर वाला लगातार प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य लाइगेज एंजाइम करते हैं और टुकड़ों के स्थान पर नए डीएनए संश्लेषण का कार्य डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। उसके बाद ये लगातार जुड़ जाएंगे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ओकाजाकी खंडों का योग हो जाएगा, जिसके कारण हमें दो टेम्पलेट्स के ऊपर दो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। मतलब एक डीएनए के स्ट्रैंड से आपको दो स्ट्रैंड अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, यहां पर 2 डीएनए का निर्माण हो चुका है। अब बने हुए ये 2 डीएनए आपस में कुंडलित हो जाएंगे। जैसे ही कुंडलित हो जाएंगे वैसे ही रेप्लिकेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चूंकि इस प्रकार के कुंडलन में एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया है, एक स्ट्रैंड जो कि पैतृक से आया है और एक स्ट्रैंड नया निर्मित हुआ है, इसमें भी एक स्ट्रैंड पैतृक यानी कि जनक से आया और दूसरा स्ट्रैंड नया बना है। इस कारण इस संश्लेषण की विधि को या प्रतिकृतिकरण की इस विधि को अर्ध संरक्षी विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रतिकृतिकरण के चरण या फिर रेप्लिकेशन के स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन और उसकी प्रक्रिया मैंने जो प्रोसेस था, प्रक्रिया जो थी वो मैंने कल भी आपको समझाई थी। आज भी दोबारा एक बार प्रक्रिया समझा दी है, रेप्लिकेशन की पूरी मैकेनिज्म समझा दी है, पूरा प्रोसेस समझा दिया है और उसके साथ आपको बता दिए स्टेप्स। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, रेप्लिकेशन खांच का निर्माण और विकुंडलन, डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण और समापन। और डीएनए की नई श्रृंखला के संश्लेषण में प्राइमर जुड़ेगा, प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा, नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण होगा, प्राइमर हट जाएगा, ओकाजाकी खंड जुड़ेंगे, 4 स्ट्रैंड्स का या 4 रज्जुओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। कितने रज्जुओं से, 2 रज्जुओं से। मतलब जो डीएनए पहले 2n था, मतलब जिसमें 2 रज्जु थे, वो अब कैसा हो गया यहाँ पर 4n। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए संश्लेषण की या फिर कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में, एस प्रावस्था से पहले यदि आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए का नंबर 2n है तो एस प्रावस्था की समाप्ति पर आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए का नंबर कितना होगा, 4n हो जाएगा। ये दुगना हो जाएगा। मतलब पहले जितना, जैसे ये एक स्ट्रैंड 1 था तो 2 हो गए, अगर ये 2 होते तो टोटल कितने हो जाते, स्ट्रैंड 4 हो जाते। ठीक है, तो ये थी आपकी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होंगे रेप्लिकेशन का क्या महत्व है और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।